हाय दोस्तों। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या किया था? हम लोगों ने स्पीड कंट्रोल वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और मैंने ये बताया था मोटर की स्पीड कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो होते हैं मोटर के, वहां हमें एक वेरिएबल स्पीड की जरूरत पड़ती है, जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, जैसे कि व्हीकल्स, जैसे कि फैन, जैसे कि इवन आपका जो शेविंग रेजर्स हैं, इसमें भी कई बार वेरिएबल स्पीड की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, बहुत जगह कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है, but in most of the cases we desire that the speed of the motor should be variable. अब स्पीड कंट्रोल के लिए डीसी मोटर में मैंने बोला तीन क्वांटिटीज कंट्रोल कर सकते हो, वीटी, आरए और फाई। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था आरए का कंट्रोल करके कैसे स्पीड कंट्रोल होगा और फाई कंट्रोल करके कैसे स्पीड कंट्रोल किया जाएगा। हमने देखा अगर आरए को बढ़ाते हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होता है, जिससे कि स्पीड कम होती है, और फाई को कम करते हैं तो स्पीड बढ़ती है। इसीलिए हमने बोला आरए को कम करना इज अ मेथड which will give the speed below the base speed, and by reducing phi we can obtain speed above the base speed. तो फील्ड कंट्रोल वाला मेथड हमने कवर किया था, लेकिन सिर्फ शंट मोटर के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि सीरीज मोटर में कैसे फील्ड कंट्रोल परफॉर्म करते हैं। तो हेडिंग डाल लेना, फील्ड कंट्रोल फॉर सीरीज मोटर। ठीक है, फील्ड कंट्रोल फॉर सीरीज मोटर, या कह दो इन सीरीज मोटर। ये चीज समझना है। अब मैंने क्या बताया था, यहां डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो, क्योंकि फील्ड और आर्मेचर सीरीज में हैं। तो अगर फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में रेजिस्टेंस आया, दैट विल बी इन सीरीज विद आर्मेचर, और ये मेथड पिछले मेथड जैसा हो जाएगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल। तो ये पॉइंट लिखना, इन सीरीज मोटर our resistance cannot be directly added in series with field winding, because in that case the additional resistance is also in series with the armature, and the method then becomes armature resistance control, which will give the speed below base speed. ठीक है, इसीलिए यहां मेथड कुछ अलग लगाए जाएंगे। तो सबसे पहला मेथड लिखना है इसके अंदर, डाइवर्टर कंट्रोल। अब हम डाइवर्टर कंट्रोल में क्या करते हैं, जो हमारी सीरीज वाइंडिंग है इसके पैरेलल में मैं एक एडिशनल रेजिस्टेंस लगाता हूं, दैट इज कॉल्ड एज आर डाइवर्टर, और टोटल कॉम्बिनेशन के सीरीज में क्या होता है, आर्मेचर। ठीक है, ये हो गया वीटी और ये हो गया आईए। अब देखो, मैंने पहले भी बताया था, अपनी मर्जी से कभी भी करंट को कांस्टेंट मत मान लेना। तुम सिर्फ कांस्टेंट क्या मान सकते हो, वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज को कांस्टेंट मान सकते हैं, बट नॉट करंट। अब इसके अंदर कैसे हम लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं, देखो कि फील्ड वाइंडिंग में जो करंट जाएगा आई एफ वन क्या होगा, ये तो आईए के बराबर ही होगा, क्योंकि जब तक कोई डाइवर्टर नहीं लगाया गया, जब तक कोई डाइवर्टर नहीं लगाओगे तो फील्ड वाइंडिंग में कितना करंट जाएगा, आर्मेचर करंट। लेकिन विद डाइवर्टर क्या होगा, इसको आइए वन कह दो इनिशियली, विद डाइवर्टर करंट डिवाइड हो जाएगा। तो करंट डिवीजन लगाते हो अगर, तो ये बनेगा IF2। तो ये है विद डाइवर्टर। अब हो सकता है दोनों केसेस में करंट IA सेम हो, और हो सकता है कि डिफरेंट हो, लेकिन मैंने स्पीड कंट्रोल के प्रॉब्लम में क्या बताया है कि दो पैरामीटर्स हमेशा पूछे जाते हैं, दैट इज द न्यू आर्मेचर करंट एंड द न्यू स्पीड। तो इसीलिए मैं मान के चल रहा हूं कि आर्मेचर करंट माइट बी वेरिंग। अब गिवन क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं बताओ, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। स्पीड गिवन होती है N1, करंट गिवन होता है IA1, और लोड टॉर्क गिवन होता है एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड। ये तीन चीजें गिवन होती हैं। हमें निकालना क्या होता है, नई स्पीड और नया आर्मेचर करंट।
अब हमें फिर से यही देखना होगा कि प्रॉब्लम को कैसे टैकल करेंगे। बताओ जनरल प्रोसीजर क्या होता है। मैंने बोला दो वेरिएबल्स हैं, स्पीड और आर्मेचर करंट, माने दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कैसे मिलेंगी, एक टॉर्क से और एक ईएमएफ से। टॉर्क वाली इक्वेशन अगर बनाते हो तो तुम कहते हो मोटर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू आई ए विच इज प्रोपोर्शनल टू आई एफ इंटू आई ए। तो हम क्या कहते हैं, मोटर टॉर्क इन सेकंड केस अपॉन मोटर टॉर्क इन फर्स्ट केस इज एक्चुअली इक्वल टू लोड टॉर्क इन सेकंड केस बाय लोड टॉर्क इन फर्स्ट केस। क्योंकि स्टेडी स्टेट कंडीशन में अगर रोटेशनल लॉसेस इग्नोर्ड हैं तो मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क बराबर आते हैं। ये मैंने तुम्हें डायनामिक इक्वेशन से भी समझाया था। अब इसके अंदर क्या करोगे, IF2 IA2 ओवर IF1 IA1 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ N2 बाय फंक्शन ऑफ N1। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, IF2 को लिखोगे IA2, IA2 आएगा और IA2 एक और है तो स्क्वायर R डाइवर्टर बाय R डाइवर्टर प्लस R सीरीज अपॉन IF1 तो खुद IA1 के बराबर है, इट इज एक्चुअली इक्वल टू फंक्शन ऑफ N2 बाय फंक्शन ऑफ N1। तो ये हमें पहली इक्वेशन मिल जाती है टॉर्क से। इस इक्वेशन के अंदर अपने दो वेरिएबल हैं N2 और IA2। दूसरी इक्वेशन कहां से मिलती है, हमेशा EMF से। अब EMF में हम क्या कह देते हैं, EMF इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू स्पीड, दैट इज इट इज प्रोपोर्शनल टू IF इनटू N। तो हम क्या कहते हैं, E2 बाय E1 इज IF2 बाय IF1 इंटू N2 बाय N1। E2 कैसे लिखोगे, VT माइनस IA2। ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा, RSC और R डाइवर्टर पैरेलल में है, इस पूरे के सीरीज में आएगा RA, तो RA प्लस RSE पैरेलल R डाइवर्टर अपॉन VT माइनस IA1, जब तक R डाइवर्टर नहीं था तो RA प्लस RSC। IF2 वो IA2 की टर्म्स में लिखा जाएगा और IF1 तो IA1 ही है, लेकिन IF2 में एक टर्म और है R डाइवर्टर बाय R डाइवर्टर प्लस RSC इंटू N2 बाय N1। ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई अपनी जो EMF से आ गई। अगेन IA2 और N2 के अंदर हमारे पास दो इक्वेशंस हो गई और दो ही वेरिएबल हैं, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो बेसिकली हमने क्या किया, बाय एडिंग डाइवर्टर रेजिस्टेंस हमने फील्ड करंट और आर्मेचर करंट को अनइक्वल कर दिया। अब मैं फील्ड करंट को वेरी कर सकता हूं बिना आर्मेचर करंट के बारे में सोचे। ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख लेना, बाय एडिंग अ डाइवर्टर रेजिस्टेंस इन सीरीज मोटर वी हैव मेड field current and armature current unequal, by which we can vary the field current without worrying about armature current। ये पहला मेथड क्लियर हुआ। अगला मेथड लिखो, टैप्ड फील्ड कंट्रोल। टैप्ड फील्ड कंट्रोल। टैप्ड फील्ड कंट्रोल का मतलब यह होता है कि फील्ड वाइंडिंग के अंदर टैप्स हमारे प्रोवाइडेड रहते हैं। ठीक है। अगर टैप्स प्रोवाइडेड रहते हैं तो उससे क्या होता है कि हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स फील्ड वाइंडिंग के चेंज कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज कर सकते हो देन वी कैन चेंज MMF, और MMF चेंज करके वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। तो इसमें लिखना, in this method taps are provided in the field winding by which we can change the number of turns in the field winding, and by changing number of turns we can change the MMF,
and flux produced by field winding. So if we reduce the number of turns, we can reduce the flux and increase the speed. ठीक है, क्योंकि हमें क्या पता है, फील्ड कंट्रोल के अंदर फ्लक्स को बढ़ाना कभी नहीं है, वरना सैचुरेशन हो सकता है। हमेशा क्या करना है, कम। और कम कैसे कर सकते हो, बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि अगर इस मेथड पे मैं जाता हूं कि इनिशियली NSE इक्वल टू N1, तो MMF कितना होगा सीरीज वाइंडिंग का, N1, और उसमें करंट तो आर्मेचर करंट ही जा रहा है, IA1। भाई अब तो करंट डिवाइड नहीं हो रहा ना कोई भी दो पार्ट्स में, तो फील्ड वाइंडिंग में कौन सा करंट जा रहा है, आर्मेचर करंट। और बाद में क्या कर दो, सीरीज वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न्स कम करके कर दो N2, तो सीरीज वाइंडिंग का MMF हो जाएगा N2 IA2। ये हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स कम कर दिए। हम क्या जानते हैं अगली बात कि फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू MMF अगर रिलक्टेंस को कांस्टेंट रखा जाए। और रिलक्टेंस मशीन की हमेशा कंस्ट्रक्शन पे डिपेंडेंट होती है। जब तक उसका एयर गैप, क्रॉस सेक्शनल एरिया, परमिएबिलिटी नहीं बदलोगे, रिलक्टेंस कैन नॉट चेंज। अब देखो अगेन प्रॉब्लम हमारे पास सेम है कि इनिशियल स्पीड है N1, करंट IA1, टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड। लेकिन अब जब लिखोगे मोटर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू phi इंटू IA, अब IF मत लिखना, अब यहां क्या लिखोगे, MMF। पहले नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट थे तो करंट लिखो या MMF, बात एक ही पड़ रही थी। ठीक है, ये लिखा। फिर हमने बोला मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क बराबर होते हैं, इसीलिए मोटर टॉर्क का रेशो और लोड टॉर्क का रेशो इक्वल आएगा, ये लिखा। अब यहां पे क्या करोगे, फाइनल MMF अपॉन इनिशियल MMF। अब फाइनल MMF कितना बन रहा है भाई, वो बन रहा है N2 इंटू IA2, और IA2 तो एक पहले से भी है, तो N2 IA2 का स्क्वायर N1 IA1 का स्क्वायर। लेकिन अब देखो यहां कंफ्यूजन हो जाएगी स्पीड और नंबर ऑफ टर्न्स में, इसीलिए मैं क्या कर लेता हूं, एक काम करता हूं, इसको ना T1 T2 लिख लेते हैं, टर्न्स ही तो लिखना है। तो T1 IA1, क्योंकि N जो है स्पीड इन RPM भी होती है ना, T2 IA2। अब यहां पे क्या लिखोगे, टर्न्स T2 IA2 और T1 IA1, तो यहां भी क्या आ जाएगा, T2 IA2 स्क्वायर और T1 IA1 स्क्वायर। बात क्लियर हुई। नंबर ऑफ टर्न्स को T से क्यों दिखाया है, क्योंकि कैपिटल N में तुमने स्पीड लिखी है, वरना बाद में कंफ्यूजन होगा। अगला EMF प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू स्पीड, अगेन डायरेक्टली फील्ड करंट मत लिखो, यहां पे लिखो MMF। रीजन समझ आ रहा है ना कि MMF क्यों लिख रहे हैं, करंट क्यों नहीं। MMF की जगह करंट तब आ सकता है जब नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट हो, यहां नंबर ऑफ टर्न्स चेंज हो रहे हैं, तो MMF को ही यूज करना है। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, जब रेशो लोगे FSE2 बाय FSE1। लेकिन अब देखो कोई डाइवर्टर का फंडा नहीं है यहां। जब कोई डाइवर्टर का फंडा नहीं है तो सेकंड कंडीशन में EMF कितना आएगा बताओ। सेकंड कंडीशन में लिखोगे VT माइनस IA2 RA प्लस RAC। ओरिजिनल कंडीशन में VT माइनस IA1 RA प्लस RAC। FSE2 T2 IA2, FSE1 T1 IA1, और स्पीड का रेशो N2 बाय N1। ये अगेन आ गई सेकंड कंडीशन स्पीड और करंट में। तो जब अपने पास दो कंडीशन आ गई, अगेन अपने पास दो वेरिएबल हैं, स्पीड और करंट। ये बात क्लियर हुई। तो बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स हम MMF चेंज कर रहे हैं, और MMF चेंज करके फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, दैट इज योर फील्ड कंट्रोल। ठीक है, टैप्ड फील्ड कंट्रोल। अगला मेथड लिखो तीसरा,
रिकनेक्शन ऑफ फील्ड कॉइल्स, रिकनेक्शन ऑफ फील्ड कॉइल्स। अब ये चीज समझना, मान लो कि मेरे पास जैसे एक वाइंडिंग के अंदर टी टर्न्स हैं, इसके अंदर करंट जा रहा है आई, तो एमएमएफ कितना होगा बताओ, टी इंटू आई। अब अगर मैं ऐसा कह दूं डिवाइड टी टर्न्स इंटू सपोज के पैरेलल कॉइल्स, टी टर्न्स को के पाथ में या के कॉइल्स में डिवाइड करना है, तो हर पाथ में कितने टर्न्स आएंगे, टी बाय के। अब इससे जो है ना लैप और वेव मत सोचने लग जाना, यहां फील्ड वाइंडिंग की बात हो रही है, आर्मेचर की नहीं। बस मैं क्या कह रहा हूं, फील्ड के सारे टर्न्स ना लेके एक साथ टर्न्स को के पार्ट्स में डिवाइड कर दो। अब मान लो यहां से आई डैश करंट आ रहा है, तो जब के पाथ हैं तो हर एक में कितना करना करंट डिवाइड होगा, आई डैश बाय के। अब देखो एमएमएफ कितना आएगा, टर्न्स है टी बाय के, करंट जा रहा है आई डैश बाय के, एक पाथ इतना एमएमएफ बनाएगा। बट ऐसे कितने पाथ हैं, के पाथ हैं, तो के पाथ टोटल एमएमएफ कितना बनाएंगे इनटू के, तो टी आई डैश बाय के। तो इससे क्या हुआ, वी हैव चेंज द वैल्यू ऑफ एमएमएफ, जैसे कि हम टैप्ड फील्ड कंट्रोल में चेंज कर रहे थे, यहां हमने नंबर ऑफ टर्न्स कितने कर दिए, टी बाय के इफेक्टिवली। अगर देखो बात क्लियर हुई, तो इसमें लिखना इफ ऑल द फील्ड वाइंडिंग टर्न्स आर नॉट कनेक्टेड इन सीरीज but the turns are divided into multiple parallel branches, then we can change effective number of turns in order to impact MMF, by which we can change the flux and speed of the DC motor। ठीक है, इफेक्टिवली टर्न्स अभी कितने हो गए हैं, टी बाय के, पहले कितने थे, टी। अगर सिर्फ आई डैश से सोचो तो तुम क्या लिखोगे, टी बाय के इंटू आई डैश, तो तुम्हें क्या लगेगा, टर्न्स कितने रह गए, टी बाय के। अब आगे का पूरा प्रोसेस सेम हो जाएगा, पहले टर्न्स थे तुम्हारे टी, ठीक है, अब जब के पाथ में डिवाइड कर दिया तो टर्न्स इफेक्टिवली कितने रह गए, टी बाय के। तो जहां तुम T2 बाय T1 लिख रहे हो, T2 बाय T1 कितना हो जाएगा, सिंपली 1 बाय के, सॉरी हाँ T2 बाय T1 1 बाय के। सिमिलरली यहां पे भी T2 बाय T1 कितना हो जाएगा, 1 बाय के। तो इफेक्टिवली वी आर चेंजिंग द नंबर ऑफ सीरीज वाइंडिंग टर्न्स। ठीक है, इस पे क्वेश्चन ऐसे बनता है, वो बोलेगा there are 4 field coils which are connected in series and now they are reconnected as 2 parallel groups of 2 coils each। यानी 4 कॉइल थी जो सीरीज में थी, अब 2 पैरेलल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक में कितनी कितनी कॉइल हैं, 2। तो जितने पैरेलल पार्ट्स में डिवाइड होता है, नंबर ऑफ टर्न्स उसी फैक्टर से डिवाइड हो जाते हैं। अगर 2 पार्ट में बांटा है तो टी बाय 2, अगर 4 पार्ट में बांटा है तो टी बाय 4। बस ये ध्यान रखना, जो तुम आईएफ यूज करते हो, अगर नंबर ऑफ टर्न्स चेंज होंगे तो फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली आईएफ नहीं लगाओगे, फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू एमएमएफ करोगे, और एमएमएफ यूज करते वक्त नंबर ऑफ टर्न्स को भी कंसीडर करोगे। तो ये भी पॉइंट लिख लेना, इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर चेंजिंग इन एनी कंडीशन वी कैनॉट directly say flux proportional to IF, but we have to use phi proportional to F, where MMF equal to T into IF, T into IF, T माने टर्न्स, N इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि N जो है स्पीड बताता है। ठीक है, तो सीरीज मोटर पे भी क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारा स्पीड कंट्रोल का,
मैंने आर्मेचर रेजिस्टेंस तो बताया ही था, और यहां हमने ये भी देख लिया कि फील्ड कंट्रोल कैसे किया जाता है। ठीक है, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। डीसी मोटर के जो बेस्ट क्वेश्चन बनेंगे दे विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन स्पीड कंट्रोल, क्योंकि स्पीड कंट्रोल के अंदर जितनी भी तुमने नॉलेज गेन की है सारी यूज हो जाती है। बस एक चीज जो नहीं यूज होगी वो ये मान के चलो कि पावर लॉस और एफिशिएंसी वाला टॉपिक, वो स्पीड कंट्रोल में यूज नहीं होता। अदर देन दैट जितना भी तुमने ईएमएफ पढ़ा, टॉर्क पढ़ा, सर्किट पढ़ा, सारी चीजें यूज हो जाएंगी इन केस ऑफ स्पीड कंट्रोल। दूसरी बात, स्पीड कंट्रोल के किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर वो तुम्हें कभी सर्किट बना के नहीं देगा। अगर उसने बोल दिया डाइवर्टर है, तो अब तुम ही को आगे इमेजिन करना है कि डाइवर्टर जो है फील्ड वाइंडिंग के पैरेलल में लगता है और उसके बाद करंट डिवीजन लगा के हमें सॉल्व करना है। ऐसी वो बोल दिया कॉइल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वो ऐसे ड्रॉ करके नहीं दिखाएगा जैसा भी हमने ड्रॉ किया था, वो सिर्फ बोलेगा। तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि फिर इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स के से डिवाइड हो जाते हैं जब के पाथ में कॉइल्स को डिवाइड किया जाता है। तो इसीलिए ये सारी इंफॉर्मेशन नेसेसरी है, ताकि कभी भी ये टर्म कहीं पे फेस करते हो तो तुम डायरेक्टली जान सकते हो कि क्या डायग्राम बनेगा। अब अगला लिखना, अगला मेथड आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। तीसरा मैंने यही बोला था ना कि वीटी को चेंज कर सकते हो। वीटी को चेंज करने का मतलब है आर्मेचर वोल्टेज को चेंज करना। अब हम लोगों ने क्या लिखा था कि स्पीड का फॉर्मूला क्या रहता है, ओमेगा एम इज वीटी माइनस आई ए आर ए बाय के एम फाई, ऐसा ही लिखा था। इसका मतलब अगर वीटी बदल जाए तब भी हमारी स्पीड चेंज हो सकती है। अब सिंपल सी बात सोचो, अगर टर्मिनल वोल्टेज की बात करें तो टर्मिनल वोल्टेज बढ़ाने की जगह कम भी कर सकते हो या बढ़ा भी सकते हो, लेकिन बढ़ाने में दिक्कत क्या है, अगर रेटेड से ज्यादा वोल्टेज लगाओगे तो मशीन की जो इंसुलेशन है उसको खतरा है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, इंसुलेशन लेवल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। वोल्टेज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से कोई भी इंसुलेशन में डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का रिस्क होता है। इसीलिए हम ये कहते हैं इस मेथड के अंदर वीटी को कभी भी रेटेड से ज्यादा नहीं बढ़ाना है, दैट कैन डैमेज द इंसुलेशन। तो वोल्टेज को बस कम कर सकते हो। वोल्टेज को अगर कम करोगे तो उससे स्पीड हमारी कम हो सकती है, इट कैन नॉट बी इंक्रीज। तो इसमें लिखना द टर्मिनल वोल्टेज और आर्मेचर वोल्टेज cannot be increased above the rated value, otherwise the insulation of the machine can get damaged. So in this method we reduce the terminal voltage below rated value in order to reduce the speed of the motor. ठीक है, तो स्पीड कम करने के लिए टर्मिनल वोल्टेज कम करते हैं। अब देखो इसको भी बाकी मेथड्स की तरह देखते हैं कि इससे क्या इंपैक्ट आता है। सबसे पहले देखो हम क्या कहते हैं कि इनिशियली वीटी जो है वो है सपोज वीटी 1, और आर्मेचर करंट कितना है IA1, दैट इज VT1 माइनस EA बाय RA। नाउ VT सडनली हमने कर दिया VT2 जो पहले वाली वोल्टेज से कम था, तो इससे क्या होगा, अचानक से आर्मेचर करंट हो जाएगा IA2 VT2 माइनस EA बाय RA, और ये पिछले करंट से कम होगा। लेकिन मैंने EA को कांस्टेंट किस एजम्पशन पे माना है बताओ, मैंने ये बोला था सडन चेंज में कभी स्पीड नहीं बदलती, और स्पीड नहीं बदलती तो EMF कांस्टेंट रहेगा। तो चाहे तो लिख भी लेना इसको अपनी ही लैंग्वेज में, EA इज कांस्टेंट बिकॉज स्पीड कैन नॉट चेंज सडनली। अब IA2 जब कम हो गया तो हम ये जानते हैं मोटर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA। अब फ्लक्स तो हमने कांस्टेंट रखा है, ठीक है, शंट मोटर की बात अगर करो तो फ्लक्स तो कांस्टेंट है, तो फाई इंटू IA हुआ, दैट इज प्रोपोर्शनल टू IA। तो हम क्या कह देंगे, TM2 इज लेस देन TM1, क्योंकि जब IA कम हो रहा है तो उससे बनने वाला टॉर्क भी कम। अब हम ये जानते हैं इनिशियली सिस्टम किस में था, स्टेडी स्टेट में था, सिस्टम
इज एट स्टेडी स्टेट। अगर सिस्टम इनिशियली स्टेडी स्टेट में था तो मोटर टॉर्क किसके बराबर था? लोड टॉर्क के। लेकिन अब तो मोटर टॉर्क कम हो गया पहले के मुकाबले, तो इसका मतलब यह समझ सकते हो कि मोटर टॉर्क इज नाउ लेस देन लोड टॉर्क। अगेन मैंने क्या बता रखा है, जब तक लोड का नेचर ना बताए लोड टॉर्क को क्या मानोगे? कांस्टेंट। अब Tm2 लेस देन TL अगर आ गया हमारे पास, तो हम क्या जानते हैं डायनेमिक इक्वेशन से? J d ओमेगा बाई dt इज Tm2 माइनस TL, दैट इज नेगेटिव, जिसका मतलब स्पीड डिक्रीजेस। अब जब स्पीड कम होने लगेगी तो EMF को हम लिखते हैं Km phi ओमेगा, तो EMF भी कम होगा। EMF कम होगा तो IA दैट इज VT माइनस EA बाय RA बढ़ने लगेगा। IA बढ़ने लगेगा तो टॉर्क Km phi IA बढ़ने लगेगा, और लास्ट में टॉर्क वापस किसके बराबर बन जाएगा? लोड टॉर्क के। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में स्पीड हमारी कम हुई है, दैट इज वाई इस मेथड से भी स्पीड रेटेड से कम ही मिल सकती है, ज्यादा नहीं। ठीक है, तो इसमें लिख लेना इन दिस मेथड स्पीड रिड्यूसेस बिलो द रेटेड वैल्यू, सो वी कैन ओनली ऑब्टेन द स्पीड्स बिलो द बेस स्पीड। ठीक है, स्पीड सिर्फ कम कर सकते हो। अब अगेन ये तो वो बात हो गई ट्रांजिएंट वाली कि इंटरनली क्या पूरा फिनोमिना चल रहा है जिससे कि स्पीड कम होती है। लेकिन मेरा मेजर फोकस किस पे है? इस पे बेस्ड क्वेश्चन पे। अब अगेन अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये बताओ डेटा क्या क्या गिवन होता है स्पीड कंट्रोल में? हमेशा डेटा हमेशा गिवन होता है, एक तो तुम्हें ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल आर्मेचर करंट, और क्या गिवन होता है? लोड टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड। तो स्पीड गिवन रहेगी N1, करंट गिवन रहेगा IA1, और लोड टॉर्क गिवन रहेगा एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड। अगेन मुझे निकालनी क्या पड़ेंगी? दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, N2 और IA2, और चेंज क्या कर रहे हो? टर्मिनल वोल्टेज। अब दो वैल्यूज निकालने के लिए फिर से वही बात आ जाती है कि दो वैल्यूज के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो में से एक इक्वेशन टॉर्क से मिलती है और एक इक्वेशन EMF से। तो पहले टॉर्क की बात कर लेते हैं। तो हम कहेंगे मोटर टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू फाई इंटू IA। ठीक है, अब फाई तो कांस्टेंट है अगर शंट की बात करें, वैसे फाई कांस्टेंट नहीं ले सकते यहां पे, हाँ वैसे फाई कांस्टेंट मान सकते हो। एक्चुअल में ना कभी भी ये मत सोचना कि सिर्फ VT चेंज कर रहे हो, हमेशा ये ध्यान रखना यहां VT नहीं आर्मेचर वोल्टेज चेंज कर रहे हो, यानी फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज को क्या रखना पड़ेगा? फिक्स। ये बात क्लियर है? एक पॉइंट यहां लिख लेना, unless specified assume that we are changing the voltage across armature and not the voltage across field winding, and not the voltage across field winding। तो अगर फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज फिक्स रख रहे हो तो फाई कांस्टेंट है, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू IA आ गया। लेकिन मोटर टॉर्क और लोड टॉर्क बराबर होते हैं, तो Tm2 बाई Tm1 इज IA2 बाई IA1 इक्वल टू TL2 बाई TL1। तो हम कहेंगे IA2 बाई IA1 किसके बराबर हो गया? फंक्शन ऑफ N2, ये हटाते हैं ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय फंक्शन ऑफ N1। तो ये इक्वेशन तो टॉर्क से मिल गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन EMF से आनी चाहिए। EMF से निकालोगे अगर तो E2 बाय E1 इज इक्वल टू N2 बाय N1, क्योंकि फाई कांस्टेंट रखा है ना, तो VT2 माइनस IA2 RA बाय VT1 माइनस IA1 RA इक्वल टू N2 बाय N1।
ठीक है, दो इक्वेशन हो गई और दो ही वेरिएबल हैं, IA2 और N2। इसके अंदर देखो जो मैंने पॉइंट अभी बोला है कि ऐसा मत सोचो कि टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो रही है, बस आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज बदलेगी। अब वो कैसे, देखो कंस्ट्रक्शन वाइज समझना, सर्किट में क्या कर रहे हैं। ये मान लो RSH है। अब ये जो आर्मेचर है, इसमें क्या होगा, मान लो ऐसा सिस्टम है, तो आर्मेचर की वोल्टेज तुम बदल सकते हो यहां रियोस्टेट की मदद से, लेकिन सप्लाई वाली पूरी वोल्टेज किसके अक्रॉस लग रही है, सप्लाई वाली पूरी वोल्टेज फील्ड वाइंडिंग में जा रही है, जबकि आर्मेचर पे लगने वाली वोल्टेज VT इसको चेंज कर सकते हो। तो कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा रखा जाएगा प्रैक्टिकली कि फील्ड वाइंडिंग पे इंपैक्ट ना पड़े, सिर्फ इंपैक्ट किस पे पड़े, आर्मेचर पे। तो अगर वो बोलता है बस आर्मेचर वोल्टेज चेंज किया है, तब तो आर्मेचर में ही चेंज करना, फ्लक्स में चेंज मत करना। अगर वो बोल दे टर्मिनल वोल्टेज बदली है, तो टर्मिनल वोल्टेज के केस में तुम्हारा RSH में जाने वाला करंट IF वो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। टर्मिनल वोल्टेज चेंज करोगे तो IF भी बदलेगा, आर्मेचर वोल्टेज चेंज करोगे तो IF कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ आर्मेचर वोल्टेज ही चेंज होगी। ठीक है, मेथड सारे वही हैं, बस हर क्वेश्चन के अंदर दो इक्वेशन बना लेना, एक EMF के लिए और एक टॉर्क के लिए। आगे चलें। अब देखो ये सब मेथड समझ लेने के बाद हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल मेथड की। अब क्या हो रहा है देखो यहां पे कि दो मेथड ऐसे हैं, एक तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस कंट्रोल वाला जो कि बेस स्पीड से नीचे की स्पीड दे रहे हैं, और एक मेथड फील्ड कंट्रोल वाला ऐसा है जो बेस स्पीड से ऊपर की स्पीड दे रहा है। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, अगर मान लो ऊपर और नीचे दोनों ही स्पीड कंट्रोल चाहिए, तब क्या कर सकते हैं। तब हम एक यूनिवर्सल मेथड पे आते हैं कॉल्ड एज वार्ड लियोनार्ड मेथड। अगर तुम्हें एक ही मेथड के अंदर दोनों इंप्लीमेंटेशन चाहिए, यानी बोथ अबव एंड बिलो द बेस स्पीड, इसमें लिखना आर्मेचर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस कंट्रोल गिव स्पीड बिलो बेस स्पीड while field control gives speed above base speed. If both controls are desirable, then we move to Ward-Leonard method that can give speed both above and below the base speed. Both above and below the base speed. अब इस मेथड के अंदर क्या करते हैं देखो, एक ना डीसी जनरेटर लेते हैं, मैं लिख देता हूं यहां जनरेटर, और इसके टर्मिनल्स को एक डीसी मोटर से जोड़ दिया जाता है। यानी जनरेटर मोटर को रन कर रहा है। अब जो जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग है, इसकी फील्ड को वेरी कराने के लिए हम क्या करते हैं कि नीचे से ना सप्लाई लाइंस लेते हैं, और थोड़ा नीचे ले लेते हैं। फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए नीचे सप्लाई लाइंस ले लेते हैं। ठीक है, अब ये हो जाएगा, या एक काम करो, इस लाइन को भी जो है ना थोड़ा सा नीचे ले लो, ऐसे निकाल लो। ठीक है, दोनों वायर आगे जा रही हैं और उसमें दो रेजिस्टेंस लगा दिए। रेजिस्टेंस इसलिए लगा दिए, ये वाला टर्मिनल इस रेजिस्टेंस पे रहेगा और ये दूसरा टर्मिनल इस रेजिस्टेंस पे। इससे क्या कर सकते हो कि जनरेटर की फील्ड वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हो। अब ये लाइंस जब आगे जाएंगी तो यहां मोटर की फील्ड वाइंडिंग होगी,
ये नीचे वाली लाइन फील्ड के एक टर्मिनल से जोड़ दो और ऊपर वाली लाइन एक रियोस्टेट की मदद से फील्ड के दूसरे टर्मिनल से जोड़ दो। ठीक है, यहां पे क्या लगा है अपना डीसी सप्लाई। लेकिन जनरेटर को चलाने के लिए एक प्राइम मूवर की भी जरूरत पड़ती है हमें, तो ऐसे दिखा देता हूं। प्राइम मूवर यहां पे एक इंडक्शन मोटर एक प्राइम मूवर का काम करेगी जो कि 3 फेज होगी, तो यहां हम लिख देते हैं 3 फेज सप्लाई। तो इंडक्शन मोटर एक प्राइम मूवर क्या काम कर रही है जनरेटर के लिए, और जनरेटर के टर्मिनल्स को मोटर के टर्मिनल से जोड़ा गया है, यानी जनरेटर सप्लाई करेगा डीसी मोटर को। तो इसमें लिख लेना द टर्मिनल्स ऑफ अ डीसी जनरेटर are connected to the terminals of a DC motor. So, the DC generator acts as power supply for the DC motor. अगला पॉइंट, a 3-phase induction motor connected to a 3-phase supply acts as a prime mover for the DC generator. ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया हमारा। अब यहां पे देखो फील्ड वाइंडिंग की वोल्टेज जनरेटर की भी बदल सकते हो और मोटर की भी बदल सकते हो। अगला पॉइंट लिखना, एट स्टार्टिंग फील्ड एक्साइटेशन ऑफ जनरेटर इज केप्ट मिनिमम in order to keep the terminal voltage minimum to limit the starting current of motor. ठीक है, but the current should be sufficient so that the motor can drive the load. अब कहने का क्या मतलब है, हम ये बात जानते हैं जब किसी मशीन को स्टार्ट करते हैं, मोटर को स्टार्ट करते हैं तो करंट बहुत ही हाई होता है। करंट कम करने का मैंने एक तरीका बताया था स्टार्टिंग में कि रेजिस्टेंसेस अगर ऐड कर दें तो करंट कैन बी रिड्यूस्ड, लेकिन करंट तो वोल्टेज कम करके भी कम किया जा सकता है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूं कि जनरेटर जो है मोटर के लिए सप्लाई का काम कर रहा है ना, तो अगर जनरेटर की वोल्टेज गिरा दें तो मोटर की इनपुट वोल्टेज कम होगी। ऐसे सोचो जनरेटर का आउटपुट मोटर के लिए इनपुट है, तो जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज अगर कम कर दें तो मोटर का इनपुट वोल्टेज कम, तो मोटर का स्टार्टिंग करंट भी कम। बट स्टार्टिंग करंट इतना भी कम मत कर देना कि जो उससे बनने वाला टॉर्क है कि वही इतना कम हो जाए कि मोटर लोड ही ना चला पाए। मोटर लोड को चलाएगी, अगर मोटर को लोड को चलाना है तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहना चाहिए, तो करंट कम तो करना है बट इतना कम नहीं कि लोड कैन नॉट बी ड्रिवन बाय द मोटर। बात क्लियर हुई? अब अगला पॉइंट लिखना, by varying the generator field current we can vary the generator and motor terminal voltage, so we can implement armature voltage control and speed of motor can be reduced below base speed. अगर जनरेटर का फील्ड वाइंडिंग का करंट कंट्रोल तुमने कर लिया तो जनरेटर से बनने वाली वोल्टेज भी कंट्रोल हो गई, क्योंकि जनरेटर में जो ईएमएफ बनता है वो कितना होता है, के फाई ओमेगा। तो अगर तुम फाई को कंट्रोल कर रहे हो तो ईएमएफ कंट्रोल्ड है, ईएमएफ से क्या कंट्रोल्ड है, वीटी। तो अगर तुम वीटी को कंट्रोल कर रहे हो तो कौन सा मेथड है ये, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, और उसमें मोटर की जो स्पीड होगी वो बिलो मिलेगी या अबव, इट विल बी बिलो बेस स्पीड। ठीक है, अब लेकिन अगर मोटर का फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे, मोटर का फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ाओगे तो मोटर का फील्ड करंट कम, मोटर का फील्ड करंट या फ्लक्स कम करने से उसकी स्पीड ज्यादा। तो अगला पॉइंट ये लिखो, बाय एडजस्टिंग द मोटर फील्ड करंट वी कैन वेरी द फ्लक्स ऑफ द मोटर एंड बाय रिड्यूसिंग द फ्लक्स we can increase the speed of motor above base speed. ठीक है, तो बात का मतलब क्या हुआ कि जनरेटर की फील्ड करंट को कम करके जनरेटर की वोल्टेज कम, तो मोटर की वोल्टेज कम होने से बिलो बेस स्पीड, मोटर का फील्ड करंट कम करके मोटर का फ्लक्स कम, तो मोटर की स्पीड अबव बेस स्पीड। तो इस एक मेथड के अंदर आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल और फील्ड कंट्रोल दोनों ही मेथड बना दिए गए हैं,
और दोनों मेथड बना देने से हमारी स्पीड अबव और बिलो बेस स्पीड दोनों आ सकती है। ठीक है, ये बात बढ़िया से क्लियर हुई। अब इसके बाद हम बताते हैं कि टॉर्क और पावर का वेरिएशन कैसे होता है। तो हमें दो चीजों का वेरिएशन देखना है, किसके अगेंस्ट, स्पीड के, एक तो टॉर्क और एक पावर। स्पीड में कहीं ना कहीं देखो बेस स्पीड के बारे में बात आएगी, एन बेस यानी रेटेड स्पीड। तो स्पीड कंट्रोल इससे नीचे भी करना है और स्पीड कंट्रोल इससे ऊपर भी करना है। नीचे कर रहे हैं कौन से मेथड से, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, और इसके ऊपर फील्ड कंट्रोल। अब इसमें लिखना, टू डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ पावर एंड टॉर्क वी एज्यूम आर्मेचर करंट इज कांस्टेंट एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, ऐसा मान लो अगर आर्मेचर करंट मैक्सिमम जो मोटर झेल सकती है वो 100 एम्पियर है, तो आर्मेचर करंट 100 पे ही है। अब आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल में फ्लक्स को तो चेंज नहीं करते हो, फ्लक्स को चेंज नहीं कर रहे और आर्मेचर करंट भी कांस्टेंट है, तो टॉर्क क्या हो गया, कांस्टेंट, वो फाई इंटू आई ए के प्रोपोर्शनल है। तो अगला पॉइंट लिखना, बिलो बेस स्पीड वी यूज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड in which the flux is taken as constant and due to constant armature current the torque is also constant। तो below base speed टॉर्क कांस्टेंट आ जाता है, तो एक कौन सी ड्राइव हो गई, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। लेकिन टॉर्क कांस्टेंट और राइट जाते हुए स्पीड बढ़ रही है, तो पावर होती है टॉर्क इनटू स्पीड, तो पावर बढ़ेगी। तो ये क्या हो गया, ये ग्राफ हो गया पावर का, बिकॉज पावर इज टॉर्क इनटू स्पीड। अगला पॉइंट लिखो, अबव बेस स्पीड वी यूज फील्ड कंट्रोल, सो आई एफ इज नॉट कांस्टेंट। फील्ड कंट्रोल यूज कर रहे हो तो आई एफ कांस्टेंट नहीं है, बट वीटी इज केप्ट कांस्टेंट, वीटी इज केप्ट कांस्टेंट, and since Ia is also taken as constant, so the product of Vt into Ia और power will be constant। फील्ड कंट्रोल में Vt तो नहीं बदलोगे, Vt नहीं बदलोगे, और Ia मैंने बोला है क्या मान के चलना है, Ia मान के चलना है कांस्टेंट। तो फील्ड कंट्रोल में जब Vt कांस्टेंट Ia कांस्टेंट, तो पावर भी कांस्टेंट। ये हो गया। लेकिन अब टॉर्क की बात करें, टॉर्क होता है पावर बाय स्पीड, पावर कांस्टेंट और स्पीड बढ़ रही है तो टॉर्क कम होगा, तो टॉर्क कम होने लगता है। इसीलिए बिलो बेस स्पीड टॉर्क कांस्टेंट होता है, तो इसे कहते हैं कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, और अबव बेस स्पीड पावर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पावर ड्राइव। ठीक है, लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है, ये ध्यान रखो ये ग्राफ किस एजम्पशन पे प्लॉट हुए हैं कि आर्मेचर करंट की वैल्यू कांस्टेंट है। लेकिन मैंने क्या बताया था, स्पीड कितनी आएगी, करंट कितना आएगा, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि लोड कैसा है। जितने भी हमने डेरिवेशन देखे स्पीड कंट्रोल के अंदर, मैंने उसमें लोड टॉर्क एज अ फंक्शन ऑफ स्पीड मान के चलाऊं ना, तो डिपेंड करता है कि लोड टॉर्क का वेरिएशन कैसा है, उसके बिना कांस्टेंट पावर या टॉर्क ड्राइव कहना गलत है। ये कांस्टेंट पावर और टॉर्क ड्राइव किस एजम्पशन पे बना रहे हैं, दैट आर्मेचर करंट इज एट इट्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। लेकिन एक्चुअल आर्मेचर करंट कितना होगा ये किस पे डिपेंड करता है, लोड पे। बिना लोड के ऐसा कह देना गलत होगा। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस लिखो वार्ड लियोनार्ड मेथड के। देखो सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है कि इसमें स्पीड बिलो और अबव बेस स्पीड दोनों ही ऑब्टेन की जा सकती है। तो फर्स्ट लिखना, द मेन एडवांटेज इज दैट द स्पीड अबव एंड बिलो बेस स्पीड कैन बी ऑब्टेन्ड। ठीक है,
अबव और बिलो दोनों ऑब्टेन की जा सकती है। अगला, द डिजाइन इज सिंपल एंड वी गेट वाइड रेंज एंड स्मूथ स्पीड कंट्रोल। डिजाइनिंग तो सिंपल है, एक जनरेटर, एक मोटर और एक प्राइम मूवर। और दूसरी बात, इसमें जो स्पीड कंट्रोल है उसकी रेंज वाइड है, क्योंकि बेस स्पीड के नीचे और ऊपर दोनों तरफ जा सकते हो, और स्पीड कंट्रोल स्मूथ भी है। अगला लिखो, स्पीड रेगुलेशन इज क्वाइट गुड। स्पीड रेगुलेशन इज क्वाइट गुड। स्पीड रेगुलेशन का मतलब क्या था कि जब मोटर पे लोड बढ़ता है तो उसकी स्पीड में जो चेंज आता है दैट इज कॉल्ड एज स्पीड रेगुलेशन। अगला लिखो, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर कैन बी रिवर्स्ड बाय रिवर्सिंग वीटी which can be reversed by reversing the direction of generator। देखो, अगर मोटर में नेगेटिव वोल्टेज लगा दो, यानी उसके पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स को एक्सचेंज कर दो, तो मोटर उल्टा घूमती है। ठीक है, मोटर उल्टा घूमने के लिए सप्लाई वोल्टेज पलटनी पड़ेगी। सप्लाई वोल्टेज पलटने का सीधा सा तरीका है, सप्लाई वोल्टेज जनरेटर दे रहा है और जनरेटर में बनने वाली वोल्टेज होती है के फाई ओमेगा। तो जनरेटर का ओमेगा अगर पलट दो तो जनरेटर की वोल्टेज पलट जाएगी, और जनरेटर की वोल्टेज ही मोटर की वोल्टेज है, मोटर की वोल्टेज भी पलट जाएगी। ओमेगा कैसे उसका उल्टा करोगे, क्योंकि वो प्राइम मूवर से चलाया जा रहा है, तो प्राइम मूवर अगर जनरेटर को उल्टा घुमाता है तो जनरेटर का ओमेगा रिवर्स, जिससे उसकी वोल्टेज रिवर्स, और उस वजह से मोटर की वोल्टेज भी रिवर्स। अगला, एफिशिएंसी एट लो स्पीड is higher as compared to high speed। efficiency at low speed is higher, या ऐसा लिख लो, is higher as compared to other method। यानी बाकी के जितने भी मेथड्स तुम यूज करते हो स्पीड रिड्यूस करने के लिए, उसके मुकाबले इस मेथड की एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है, और सेकंड वाले पॉइंट को एक बार और क्लियर कर देता हूं। मैंने बोला है कि मोटर की स्पीड को रिवर्स करना है, इसके लिए Vt को रिवर्स करना है, और Vt को कौन बना रहा था? जनरेटर, जिसका ईएमएफ होता है के फाई ओमेगा। तो ईएमएफ रिवर्स कब कर सकते हो? या तो फाई रिवर्स कर लो या ओमेगा एम रिवर्स कर लो। ओमेगा एम किससे चल रहा है? प्राइम मूवर से। तो प्राइम मूवर अगर उल्टा घूमेगा तो जनरेटर भी उल्टा घूमेगा। फाई किससे चल रहा है? फील्ड करंट से। ठीक है, तो जनरेटर का फील्ड करंट भी अगर उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करा दोगे तब भी जनरेटर की वोल्टेज रिवर्स हो जाएगी, और जनरेटर की वोल्टेज अगर रिवर्स हो गई देन ऑल्सो वी कैन रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोटर। तो एक पॉइंट और लिख लेना, द डायरेक्शन ऑफ जनरेटर रोटेशन कैन बी रिवर्स्ड इफ वी रिवर्स द फील्ड करंट ऑफ द जनरेटर। फील्ड करंट रिवर्स कर देने से भी डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है। ठीक है, बात मेरी क्लियर हुई? तो वार्ड लियोनार्ड मेथड में क्या याद रखोगे कि इस मेथड के अंदर दो इनबिल्ट मेथड होते हैं। एक तो कौन सा? आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल, जो कि देता है बिलो बेस स्पीड। दूसरा फील्ड कंट्रोल, जो देता है अबव बेस स्पीड। और इस मेथड में बिलो बेस स्पीड कौन सी ड्राइव बनाते हो? कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। और अबव बेस स्पीड कौन सी ड्राइव बनाते हो? दैट इज कांस्टेंट पावर ड्राइव। ठीक है, तो ये दोनों ही ड्राइव्स हम लोग जनरेट कर लेते हैं बाय मींस ऑफ अ वार्ड लियोनार्ड मेथड। तो ये स्पीड कंट्रोल के सारे मेथड क्लियर हुए। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या ध्यान रखा जाएगा कि हमें दो इक्वेशन फ्रेम करनी है हमेशा, एक टॉर्क की मदद से और एक ईएमएफ की मदद से। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक और देख रहे हैं इसी वीडियो के अंदर हम। हेडिंग डाल लेना, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर्स। देखो, ट्रांसफार्मर में भी हमने पैरेलल ऑपरेशन पढ़ा था ना, तो ट्रांसफार्मर में भी मैंने क्या बताया था? पैरेलल ऑपरेशन करने के रीजंस क्या होते हैं? करंट रेटिंग बढ़ जाती है भाई जब दो डिवाइस पैरेलल में लगे। रिलायबिलिटी बढ़ जाती है कि एक डिवाइस खराब भी हो गई तो दूसरी डिवाइस करंट सप्लाई कर सकती है।
और रिलायबिलिटी सबसे बड़ा रीजन होता है कि कभी भी दो डिवाइसेस को पैरेलली क्यों कनेक्ट किया जाए। तो सेम वे में अगर डीसी जनरेटर की भी करंट रेटिंग तुमको बढ़ानी है, देन वी हैव टू कनेक्ट द डीसी जनरेटर्स इन पैरेलल। तो इसमें लिख लेना, डीसी जनरेटर्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल to improve reliability of the system. Second, increase current rating of the system. Increase current rating of the system. अब देखो क्या होता है, कोई भी जनरेटर एग्जांपल ले लो, मान लो शंट या सेपरेटली एक्साइटेड, कोई भी डीसी जनरेटर है तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, ईएमएफ माइनस IARA। ये ईएमएफ किस पे डिपेंडेंट होता है, ये होता है Km फाई ओमेगा m। अगर मैं कहूं कि फील्ड करंट में कांस्टेंट रख रहा हूं और स्पीड कांस्टेंट रख रहा हूं, स्पीड तो प्राइम मूवर चलाएगा ना जनरेटर में, जनरेटर के शाफ्ट को कौन घुमाता है, प्राइम मूवर। ये प्राइम मूवर क्या चीज है, ये कुछ भी हो सकता है, एक टरबाइन हो सकती है, ये एक मोटर हो सकती है, जो भी उसके शाफ्ट को घुमा दे। तो ईएमएफ तो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा कि Vt रिड्यूसेस लीनियरली विद IA या फिर IL भी कह सकते हो। तो इसका कौन सा ये ग्राफ की मैं बात कर रहा हूं, बेसिकली मैं बात कर रहा हूं यहां एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्योंकि Vt वर्सेस IL का ग्राफ कौन सी ग्राफ होता है, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें क्या समझ आया, किसी भी जनरेटर पे लोड पड़ने से या करंट ड्रॉ करने से उसकी वोल्टेज कम होना स्टार्ट हो जाती है, और यही फैक्ट हम लोग यूज करने वाले हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल ऑपरेशन ऑफ डीसी जनरेटर। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, एज द लोड ऑन अ जनरेटर इज इंक्रीज्ड, the terminal voltage of the generator reduces due to increase in voltage drop inside the generator। वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने की वजह से वोल्टेज कम होने लगती है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, पहले लिखो नेसेसरी कंडीशन, जैसे तुमने ट्रांसफार्मर में लिखी थी नेसेसरी कंडीशन। ट्रांसफार्मर में सबसे पहली बात क्या लिखी थी कि पोलैरिटी सेम रखनी है, क्योंकि जब दो डिवाइसेस की पोलैरिटी उल्टी होती है तो उनके बीच में क्या आ जाता है, सर्कुलेटिंग करंट। तो इसमें लिखना, द पोलैरिटी ऑफ द टू जनरेटर्स टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल शुड बी सेम, अदरवाइज सर्कुलेटिंग करंट फ्लोज बिटवीन द जनरेटर्स। अगर दोनों की पोलैरिटी सेम नहीं हुई तो बीच में एक गोल घूमने वाला करंट आएगा, दैट इज सर्कुलेटिंग करंट। अगला क्या बोला था ट्रांसफार्मर में कि टर्न्स रेशियो सेम रखना चाहिए, यहां टर्न्स रेशियो की तो बात है नहीं, यहां क्या बोल सकते हो कि ईएमएफ सेम होना चाहिए। अगेन अगर ईएमएफ सेम नहीं हुआ देन ऑल्सो देयर विल बी सर्कुलेटिंग करंट। तो अगला पॉइंट ये लिखो, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन बोथ द जनरेटर्स शुड बी सेम, अदरवाइज सर्कुलेटिंग करंट फ्लोज बिटवीन द टू जनरेटर्स। ठीक है, ये दो नेसेसरी कंडीशन है, ईएमएफ सेम होना चाहिए और पोलैरिटी भी सेम। अब देखो जैसा मैंने बोला कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखनी पड़ जाती हैं, तो शंट हो या सेपरेटली एक्साइटेड हो, क्या होता है, Vt डिक्रीजेस विद IL, ऐसे ही होता है ना। इसको ड्रूप भी कह सकते हो, ड्रूप का मतलब ही ये होता है जो डिक्रीजिंग कर्व होता है ना, इसको ड्रूप भी कह देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम दो जनरेटर्स को पैरेलल जोड़ रहे हैं और वो दोनों लोड शेयर करेंगे। ठीक है, दोनों क्या करेंगे, लोड शेयर, माने लोड में जाने वाला करंट मिलाकर के दोनों जनरेटर से आएगा। तो हमारा इंटरेस्ट इस बात में कौन सा जनरेटर कितना करंट सप्लाई कर रहा है। तो इसमें लिखना, when two generators are connected in parallel, they share the load current, but their terminal voltages must be equal। जब दो चीजें पैरेलल जुड़ गई तो उनका टर्मिनल वोल्टेज सेम ही आना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज केवीएल वॉयलेट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं,
अगर इसी फिनोमिना को हमें ग्राफिकली लेके चलना है, ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं देखो, एक एक्सिस पे या एक ग्राफ पे दो जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक बनती है, VT IL। मान लो ये जनरेटर 1 की बात हो रही है और IL ये है जनरेटर 2 की। अब ऐसा तो जरूरी नहीं कि दोनों की नो लोड वोल्टेज सेम हो या EMF सेम हो, तो दोनों का ग्राफ अलग अलग पॉइंट से शुरू कर लो, इस टाइप से। ये ग्राफ जहां तक पहुंचेगा दैट इज IFL1। ऐसे ही सपोज इसका थोड़ा नीचे से शुरू कर लो, IFL2। ठीक है, इस जनरेटर के लिए वोल्टेज है VNL1, VNL2, VFL1 और सॉरी VFL2 और VFL1। तो ये हो गया। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, एक ही ग्राफ पे दोनों बनाने के लिए एक ग्राफ राइट में ड्रॉ कर दिया है तो एक ग्राफ लेफ्ट में। ऐसा मत सोचना कि दूसरी मशीन का करंट नेगेटिव है क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट दोनों ग्राफ को सेम एक्सिस पे ड्रॉ करना चाहता हूं। अब इसके अंदर देखो, अगर तुम ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली जाना चाहते हो तो हमने ये बोला है जब दोनों जनरेटर पैरेलल जुड़ेंगे तो दोनों का टर्मिनल वोल्टेज सेम आना चाहिए। ये कुछ भी हो सकता है, टर्मिनल वोल्टेज VT। इस अनुसार ये करंट आएगा IL1 और ये आएगा IL2। जब दोनों मिलके लोड करंट को सप्लाई कर रहे हैं तो तुम क्या बोल सकते हो कि IL1 प्लस IL2 इज एक्चुअली इक्वल टू IL। ठीक है, दोनों का सम किसके बराबर आएगा, IL के। लेकिन इसमें तो दो अननोन हो गए ना, IL1 और IL2। अब क्या कर सकते हैं, अब इसके अंदर देखो किसी भी एक की अगर इक्वेशन लिखनी है तो ये वाला पॉइंट O A B C D, तो इसमें दो ट्राइंगल ऑब्जर्व करो, ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD। ये दोनों ही ट्राइंगल हमारे सिमिलर हैं। अगर सिमिलर हैं तो तुम क्या कहोगे, OA बाय OC इक्वल टू AB बाय CD। OA का क्या मतलब है, OA का मतलब है V नो लोड 1 माइनस VT। OC का मतलब क्या है, V नो लोड 1 माइनस V फुल लोड 1। AB की लेंथ कितनी है, IL1, CD की IFL1। सिमिलरली अगर दूसरे जनरेटर के लिए लिखते तो बस 1 की जगह 2 कर दो। अब देखो दोनों में से इक्वेशन में से हमारे पास तीन इक्वेशन आ गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। और कितने वेरिएबल हैं इन इक्वेशंस में, तीन वेरिएबल हैं, IL1 IL2 और VT। तो ये तीन इक्वेशन सॉल्व करके तुम डायरेक्टली IL1 और IL2 निकाल सकते हो। लेकिन ये मेथड कैसा हुआ, ग्राफिकल। इससे ज्यादा आसान मेथड क्या पड़ता है कि शंट जनरेटर है, सीरीज है, कंपाउंड है, कुछ भी है, तुम उसका सर्किट बना लो, दोनों जनरेटर पैरेलल जोड़ के सर्किट बना लो और बाद में नोडल एनालिसिस या मैश एनालिसिस कुछ भी लगा के करंट निकाल लो। तो इसमें लिखना, दिस मेथड शुड बी यूज्ड व्हेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द जनरेटर्स आर गिवन, बट जनरली वी ड्रॉ द सर्किट for the two generators and then simplify the network by means of network analysis to find the current supplied by the two generators, ठीक है। अब पैरेलल ऑपरेशन के अंदर एक लिखना, इक्वलाइजर कनेक्शन। इक्वलाइजर कनेक्शन, एक तो देखो इक्वलाइजर रिंग मैंने बताई थी लैप वाइंडिंग के अंदर जो सर्कुलेटिंग करंट को अवॉइड करती है, ऐसे ही लिखना इक्वलाइजर कनेक्शन। पहले तो ये लिख लेना, दिस कनेक्शन इज यूज्ड इन सीरीज एंड कंपाउंड जनरेटर्स
टू बी यूज्ड इन पैरेलल। ठीक है, अब ऐसा क्यों? देखो, मान लो दो सीरीज जनरेटर ले लेते हैं। अब ये हुआ RSE1, RA1 और EA1। इसको पैरेलल में जोड़ दो दूसरे जनरेटर के साथ, RSE2, RA2। ठीक है, और ये दूसरा जनरेटर EA2। अब मान लो ये दोनों मिलके एक लोड को सप्लाई कर रहे हैं करंट IL। कोई भी लोड लगा होगा आगे ओपन सर्किट नहीं है। तो क्या होगा, इसने करंट दिया मान लो IL1, इसने दिया IL2। अब इसके अंदर देखो होगा क्या, अगर दोनों के EMF बराबर नहीं है, ऐसा एज्यूम करो, अगर दोनों के EMF बराबर नहीं है, एज्यूम EA1 इज ग्रेटर देन EA2, तो इससे होगा क्या कि एक सर्कुलेटिंग करंट बन जाएगा। सर्कुलेटिंग करंट कैसे बन जाएगा? हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज IC, और ये कितना होगा? सर्कुलेटिंग करंट EA1 माइनस EA2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RA1 प्लस RA2 प्लस RSE1 प्लस RSE2। अब ये सर्कुलेटिंग करंट क्या करेगा, ये IL1 के तो सेम डायरेक्शन में देखो ऊपर जा रहा है, लेकिन IL2 ऊपर जा रहा है और IC नीचे आ रहा है। तो हम ये कहेंगे ड्यू टू IC IL1 इंक्रीजेस, IL2 डिक्रीज। ठीक बात है भाई, एक जनरेटर ज्यादा करंट सप्लाई करेगा और एक जनरेटर कम। पहली बात तो ये सर्कुलेटिंग करंट ही अनडिजायरेबल है, लेकिन अगर अवॉइड नहीं कर पाए तो ठीक है, एक करंट ज्यादा है एक करंट कम है, क्या कर सकते हैं। लेकिन अभी बात यहां खत्म नहीं हुई। क्या हुआ कि सीरीज वाइंडिंग में, जब वाइंडिंग सीरीज में होती है तो फील्ड करंट ही लोड करंट होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, IF1 इक्वल टू IL1 इंक्रीजेस, IF2 इक्वल टू IL2 डिक्रीजेस। इसका मतलब फील्ड वाइंडिंग का पहले जनरेटर का करंट बढ़ गया और दूसरे जनरेटर का करंट कम हो गया। इससे क्या होगा, फील्ड करंट बढ़ने से EMF बढ़ेगा, क्योंकि EMF इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, और दूसरा EMF कम होगा। अब एक EMF बढ़ गया, दूसरा EMF कम हो गया, उससे सर्कुलेटिंग करंट और बढ़ गया, जिससे अगेन IL1 बढ़ गया और IL2 और कम हो गया। तो इस तरह से लूप चलती जाएगी, एक जनरेटर का करंट लगातार बढ़ता जाएगा और दूसरे जनरेटर का करंट लगातार कम होता जाएगा। तो इवेंचुअली ऐसा होगा कि सारा का सारा लोड करंट एक ही जनरेटर सप्लाई करेगा, दोनों नहीं करेंगे। और यह दिक्कत वाली बात है। दिक्कत इसलिए नहीं आई सर्कुलेटिंग करंट था, दिक्कत इसलिए आई क्योंकि सर्कुलेटिंग करंट फील्ड वाइंडिंग में एंटर कर गया। तो इसमें लिखना, इफ सर्कुलेटिंग करंट also enters the field winding of a DC machine, then it increases field current of one machine while it reduces field current of the other machine. And due to this, EMF of one machine increases while EMF of other machine reduces, which further increases the circulating current, and this process continues until the entire load current is supplied by one generator while other generator does not supply any current। ठीक है, और इस फिनोमिना को अवॉइड करने के लिए वी नीड अ इक्वलाइजर कनेक्शन। तो नेक्स्ट पॉइंट ये लिखो, टू अवॉइड द फ्लो ऑफ सर्कुलेटिंग करंट थ्रू द फील्ड वाइंडिंग, we need to use equalizer connection in which armature of the two machines are connected together। तो क्या कर देते हैं, देखो ये होता है, ये दूसरा डायग्राम दोबारा बना लेना, ये होता है इक्वलाइजर कनेक्शन। अब क्या होगा, जो सर्कुलेटिंग करंट कितना भी आए वो बस इस लूप में फ्लो करेगा, वो फील्ड वाइंडिंग में नहीं जाएगा, और फील्ड वाइंडिंग में नहीं जाएगा
तो दोनों मशीन का जो फील्ड करंट है वो फिक्स रहेगा और ईएमएफ फर्दर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुई? तो इसमें लिख लेना, द इक्वलाइजर कनेक्शन डज नॉट अलाउ circulating current to enter field winding, so field current of the two machines remain constant and hence their EMF also remain constant। तो इसका यूज सिर्फ तब करोगे जब सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो, और सीरीज फील्ड वाइंडिंग दो ही केसेस में हो सकती है, एक तो सीरीज जनरेटर और एक कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, तो देखो पैरेलल ऑपरेशन में क्या है कि पैरेलल ऑपरेशन कभी भी सिंपलीफाई करना हो तो सर्किट बना के सॉल्व कर देना, और इसके अलावा इक्वलाइजर कनेक्शन का पर्पस याद रखना, दो जनरेटर्स के ईएमएफ जब अनइक्वल होते हैं तो उसमें सर्कुलेटिंग करंट आता है, बट वो सर्कुलेटिंग करंट कभी फील्ड वाइंडिंग में ना एंटर करे, इसलिए दोनों के आर्मेचर्स को शॉर्ट कर दिया जाता है। तो पैरेलल ऑपरेशन छोटा सा ही टॉपिक है, कभी भी इसको एक अलग टॉपिक की तरह मत विजुअलाइज किया करो। हमेशा क्या कोशिश किया करो ज्यादा से ज्यादा कि जब तुम्हारे पास पैरेलल ऑपरेशन का क्वेश्चन आता है, चाहे मशीन्स कोई भी है, ट्रांसफॉर्मर, डीसी, सिंक्रोनस, इंडक्शन, तो उसका नेटवर्क ड्रॉ करके और एज अ नेटवर्क ही उसको सॉल्व करो। ज्यादा फॉर्मूले याद करने की कोशिश करोगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो मैंने ग्राफिकल टेक्निक भी बताई है ना, ये तुम सिंक्रोनस में भी देखोगे, लेकिन सिंक्रोनस में क्या होता है कि वाई एक्सिस पे वोल्टेज नहीं फ्रीक्वेंसी होती है, तब वहां भी ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक की बात होती है। ठीक है, यहां भी ड्रूप है, लेकिन यहां ड्रूप किसका है? वोल्टेज का, वहां ड्रूप किसका होता है? फ्रीक्वेंसी का। तो मेथड दोनों जगह ही सेम होता है कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से भी अप्रोच कर सकते हो या सर्किट से भी, और सेम चीज यहां है, यहां भी हम लोग स्ट्रेट लाइन और सर्किट से जा सकते हैं। लेकिन जब सिंक्रोनस के अंदर फ्रीक्वेंसी वाली टर्म आ जाती है ना, तब हम प्रेफर स्ट्रेट लाइन वाला ही मेथड करते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी को सर्किट के अंदर यूज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। ठीक है, तो सिंक्रोनस में तो कंपलसरी होता है कि स्ट्रेट लाइन का ही यूज करो, लेकिन डीसी मशीन में सर्किट बना सकते हो तो बेस्ट मेथड है, और अगर ग्राफ दे ही दिया है तो फिर तुम उसको ग्राफिकली सॉल्व करो। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, हमारा स्पीड कंट्रोल और पैरेलल ऑपरेशन खत्म हो चुका है, और एक छोटा सा टॉपिक हमारा रह गया है, दैट इज द टेस्टिंग ऑफ डीसी मशीन, वो आगे कवर करेंगे। थैंक यू।